आज सुबह एक खबर आई जो पूरी दुनिया को फिर से दहला दिया। अफगानिस्तान और पाकिस्तान। पाकिस्तान ने आज सुबह एयर स्ट्राइक किया अफगानिस्तान के एक हॉस्पिटल पे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए पूर्व आईपीएस अमिताभ दास जी, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जी धन्यवाद, थैंक यू। आज आपने खबर देखी होगी किस तरह से पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक कर दिया अफगानिस्तान पे, और भी हॉस्पिटल के ऊपर। नहीं, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। देखिए, युद्ध भी जो होता है तो उसमें सभ्य समाज में कुछ नियम होते हैं। युद्ध की भी एक आचार संहिता होती है, कोड ऑफ कंडक्ट, और बहुत सारे इस पर अंतर्राष्ट्रीय कानून हैं, इंटरनेशनल लॉज हैं, जेनेवा समझौता है, बहुत कुछ है। तो उसमें एक ये भी है कि आप युद्ध के दौरान भी रिहायशी इलाकों पर, स्कूल पर, अस्पताल पर, ऐसे जगहों पर बमबारी नहीं कर सकते हैं, है ना? तो अब ये किसकी गलती से हुआ है, जानबूझकर हुआ है? क्योंकि देखिए, जो भी कई सौ लोगों के मारे जाने की खबरें आ रही हैं, 400 लोगों के मारे जाने की खबर आ रही है, न जाने और कितने लोग वही उसमें वही शहीद मैंने हो कहा गए। था, एक बड़ी मतलब मानवीय त्रासदी इसको कहेंगे। और अभी मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि पूरी मतलब जो मानव जाति की लगता है बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। पूरी दुनिया से इस तरह की लड़ाइयों की खबरें आ रही हैं। देखिए, रूस जो है वो 4 साल से यूक्रेन से यूक्रेन से लड़ा है, लड़ाई लड़ रहा यूक्रेन से लड़ा है, पुतिन ने हमला कर दिया यूक्रेन पर। और उस समय पुतिन को लगा कि मुश्किल से 2-4 रोज़ चलेगा ये युद्ध और यूक्रेन पर रूस का कब्ज़ा हो जाएगा। और वो जो लड़ाई है यूक्रेन के साथ, वो 4 साल से ऊपर चल चुकी है। हज़ारों लाखों लोग मारे गए हैं, रूस की भी अर्थव्यवस्था तबाह हो गई है। तो इतनी हिम्मत कहाँ से आई? ईरान साफ कहता है कि नहीं मरा है तो कोई बात नहीं, हम ढूंढ के मार देंगे। नहीं, नहीं, ठीक है, वो तो वो तो कहते हैं ना कि जब आप सर पर कफन बांध लेते हैं, तो करबला की जो लड़ाई हुई थी, उस सब में क्या था? जब आप सर पर कफन बांध लेते हैं, तब तो आप को हराना बहुत मुश्किल हो जाता है। एक हमारे सरेंडर मोदी हैं, पहले ही से घबराए रहते हैं, है ना? आप ईरान के नेतृत्व और भारत के नेतृत्व में तुलना देखिए। ठीक है, अली खamenei मारा गया, वो अलग बात है, लेकिन उसने झुकना तो नहीं ना मंजूर किया। यहाँ तो सरेंडर मोदी पहले ही से झुकने के इसमें रहते हैं, क्योंकि एप्स्टीन फाइल में गर्दन फँस चुकी है इनकी, है ना? ट्रंप हुक्म देता है कि रूस से कच्चा तेल नहीं खरीदो, तो सरेंडर मोदी राजी हो जाते हैं। ट्रंप हुक्म देता है कि ऑपरेशन सिंदूर में युद्ध विराम करो, तो ऑपरेशन सिंदूर रुक जाता है। तो ये तो ठीक है, ईरान को मैं ये नहीं कहता कि बहुत वहाँ महान लोग शासन में हैं, लेकिन हाँ, ये तो उनकी एक अच्छी बात है कि उन लोगों ने सरेंडर करने से इनकार कर दिया है। जी, हिम्मत है उनमें। तो वो तो हिम्मत दिखाई दे रही है, पूरी दुनिया देख रही है। जिस तरह से आज पाकिस्तान ने हमला किया अफगानिस्तान के ऊपर, आपको क्या लगता है अफगानिस्तान को देखे क्या वो बड़ा हमला करेगा पाकिस्तान पे? अब अफ़गानिस्तान में क्या कहा, वहाँ तो पगलों का ही शासन है। अफ़गानिस्तान में तो जानते हैं लोग, तालिबान का शासन है, तो आधे से ज़्यादा क्या पूरे पागल होते हैं। उन्होंने लड़कियों के स्कूल बंद कर दिए हैं, लड़कियों के कॉलेज बंद कर दिए हैं, महिलाओं की नौकरी करने पर बैन कर दिया है, उनका तो दिमाग ही खराब है। तो करेगा ही। अब तो ये देखिए, अब मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि पाकिस्तान ने ये राग क्यों छेड़ दिया? क्या मिलेगा पाकिस्तान में? मुझे लगता है बहुत सारी खींचातानी चलती रहती है, मतलब पर्दे के पीछे से, और फिर घरेलू मसलों से ध्यान हटाने के लिए इस तरह के हमले होते हैं। लेकिन ये दुःख की बात है कि इस तरह के जो हमले होते हैं, इसमें बेगुनाह लोग ज़्यादा मारे जाते हैं और आम आदमी मारा जाता है, अर्थव्यवस्था प्रभावित होती है। जी। पाकिस्तान ऐसा पगला क्यों गया जब देखा है कि अफगानिस्तान ने अमेरिका को कितना मार मार के भगाया है, फिर भी जाके अफगानिस्तान से उलझ रहा है? अब उसकी बहुत वजह है। देखिए, पाकिस्तान की भी राजनीति बहुत मतलब इससे गुजर रही है। पाकिस्तान में देखिएगा, मिली-जुली सरकार है, शासन मतलब आसिफ अली ज़रदारी राष्ट्रपति है, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नेता है। जो प्रधानमंत्री है शहबाज शरीफ, वो मतलब इसका है, मुस्लिम लीग का नेता है। जो और बहुत पावरफुल आदमी है, फील्ड मार्शल है असीम मुनीर, जो सेनाध्यक्ष है, वो एक अलग ही इसमें रहता है, उसका अलग ही भौकाल टाइट है। और इमरान खान, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा विपक्ष के नेता है, वो कई साल से जेल में बंद है। तो पाकिस्तान के अंदर भी सब कुछ ठीक-ठाक नहीं है, वहाँ भी पूरी खींचातानी चल रही है। मुझे लगता है कि कहीं न कहीं इस खींचातानी में ही किसी पक्ष ने या प्रधानमंत्री ने या सैन्य प्रमुख ने अपना कुछ दाँव चला है अफ़गानिस्तान, और वो शांत हुआ नहीं कि इधर अभी देखिए, बेंजामिन नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप ने मिलकर ईरान पर हमला कर दिया 28 फरवरी को। वो हमला इतना बड़ा था कि ईरान के सर्वोच्च नेता मारे गए, उसमें अली खamenei मारे गए। उसके बाद देखिए, ईरान ने जवाबी हमले किए हैं, इज़राइल पर मिसाइल दागे हैं, और पश्चिम एशिया में बहुत जगह जो अमेरिकी सैन्य अड्डे हैं, कुवैत में या मान लीजिए कतर में या दुबई में, उन सब पर मिसाइल दागे हैं। और सबसे मतलब बड़ी बात एक है कि ईरान ने हॉर्मुज़ का समुद्री रास्ता बंद कर दिया है। इससे पूरी दुनिया में एक तेल और गैस का संकट हो गया है। भारत में भी संकट देखा जा रहा है, पूरी दुनिया में है। और अभी तो ये लड़ाई मतलब 17 दिनों से चल रही है। यदि ये युद्ध लंबा खींचा जाता है, ईरान युद्ध, महीना, 2 महीना, 4 महीने, तब तो दुनिया में एक हाहाकार वाली स्थिति चली आ जाएगी। देखिए, इसमें 2-3 बातें बहुत दुर्भाग्यपूर्ण हैं। एक तो ये बात है कि संयुक्त राष्ट्र जो है, वो बिल्कुल अप्रासंगिक हो गया है, यूनाइटेड नेशंस। वो इतनी बड़ी एक अंतर्राष्ट्रीय मतलब संस्था थी क्या, अभी भी है,
और पहले क्या होता था कि दुनिया में कहीं भी युद्ध होता था, इस तरह की लड़ाइयाँ होती थी, तो संयुक्त राष्ट्र उसमें हस्तक्षेप करता था। यूनाइटेड नेशंस का जो सुरक्षा परिषद है, उसकी आपात बैठक होती थी, फिर उसमें प्रस्ताव पारित होते थे। संयुक्त राष्ट्र का एक दबाव रहता था, संयुक्त राष्ट्र शांति की अपील करता था, मध्यस्थता करता था, बीच बचाव करता था और फिर लड़ाइयाँ रुकती भी थी। लेकिन अभी तो मतलब संयुक्त राष्ट्र एकदम लापतागंज में चला गया है, मतलब उसका एक ना सुरक्षा परिषद की किसी बैठक की खबर आती है, ना किसी प्रस्ताव की खबर आती है और मतलब अभी तो दुनिया में एकमात्र महाशक्ति जो है, अमेरिका जो है, तो उसका जो राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रंप, वो एकदम मतलब आप क्या कहें कि छुट्टा साँड़ हो गया है। बाकी बाकी बातें कर रहा है सर, उसकी हालत देखिए कैसी हो गई है। वही ना मैंने कहा छुट्टा साँड़ हो गया। दुःख की बात है कि आज की तारीख में वो दुनिया का सबसे शक्तिशाली शख्स है। अब इसी साल में देखिए 2026 में जनवरी महीने में ट्रंप ने हमला कर दिया वेनेज़ुएला पर। वेनेज़ुएला के जो राष्ट्रपति थे निकोलस मादुरो, उनको और उनकी वाइफ़ को पकड़ के अमेरिका ले आया गया और जेल में बंद कर दिया गया। और ट्रंप ने खुद को वेनेज़ुएला का अंतरिम राष्ट्रपति घोषित कर दिया। देखिए गुंडागर्दी की तो हद हो गई ना। उसके बाद देखिए ट्रंप ने दावा कर दिया कि ग्रीनलैंड अमेरिका का हिस्सा है, जबकि ग्रीनलैंड डेनमार्क का हिस्सा है। अब ट्रंप कह रहा है कि मैं क्यूबा को अमेरिका में मिला लूँगा। बताइए क्यूबा एक आज़ाद देश है, स्वतंत्र देश है। उसके बाद ट्रंप ने अब ईरान पर हमला कर दिया नेतन्याहू के साथ मिलके। और ट्रंप इसलिए भी बहुत मतलब पगलाया हुआ है क्योंकि अमेरिका में इसकी लोकप्रियता लगातार गिरती जा रही है और एप्स्टीन फाइलों में भी वो बुरी तरह फंसा हुआ है। तो घरेलू मोर्चे पर ट्रंप एकदम घिर चुका है और उसकी लोकप्रियता गिरती जा सर रही वो तो है। घिर चुका है, जंग में भी पूरी तरह से फंस गया है वो। नहीं, नहीं ठीक है, लेकिन जंग उसने शुरू क्यों की? शुरू उसने इसलिए की जैसे अमेरिकी जनता का वो ध्यान भटका सके। एप्स्टीन फाइलों से ये जो ऑपरेशन एपिक फ्यूरी नाम है इस जंग का, अमेरिका ने नाम दिया है, जो ईरान पर हमला हुआ है ऑपरेशन एपिक फ्यूरी। तो ये ऑपरेशन शुरू क्यों किया गया? शुरू इसलिए किया गया कि अमेरिका की जो जनता है, उसका ध्यान एप्स्टीन फाइल से आप मोड़ दीजिए ईरान युद्ध की तरह। और उसके बाद ट्रंप ये सपना देख रहा था कि ईरान में अभी जो हुकूमत है, उस हुकूमत को वो उखाड़ फेंकेगा और जो रज़ा पहलवी जूनियर है, जो अमेरिका में अभी मतलब रहता है, आखिरी शाह का बेटा, ईरान के आखिरी शाह का बेटा, रज़ा पहलवी को वो ईरान की गद्दी पर बैठा देगा और फिर मतलब मतलब डिंग हाँकेगा कि देखिए हमने ईरान में भी रेज़िम चेंज कर दिया। लेकिन मतलब ईरान में आप कह सकते हैं कि उसने रॉन्ग नंबर डायल कर दिया, है ना? मतलब जैसा लग रहा है कि उसने सोचा था कि जिस तरीके से ईरान तुरंत 1 दिन में 2 दिन में घुटनों पर आ जाएगा, वैसी स्थिति हुई नहीं और तेज़ी के साथ देखिए वहाँ अमेरिका का वो फंड खत्म हो रहा है, युद्ध का फंड। तो सही खबर तो ये है अमेरिका के लिए कि डोनाल्ड ट्रंप छटपटा रहा है कैसे भी ईरान से बात हो जाए, लेकिन वो नहीं, बात करने को अब तैयार नहीं। वही ना है, इसलिए ना मैंने कहा कि रॉन्ग नंबर डायल कर दिया। ये तो कहते हैं इसी पर कहते हैं कि चौबे चले छब्बे बने या दुबे बन के लौटे। ट्रंप ने सोचा था कि ईरान में युद्ध 1-2 दिन में खत्म हो जाएगा और फिर मैं अमेरिका में डिंग हाँकूँगा कि देखिए ये हो गया, वो हो गया और रज़ा पहलवी तेहरान में नया शासक बनेगा और वहाँ मैं दाँत निपोड़ के जाऊँगा। लेकिन देखिए इस तरह से चलता नहीं है मतलब। और अब क्या स्थिति हो गई है कि वो बाकी जो नेटो के बाकी देश हैं, ईरान मतलब अमेरिका के जो बाकी सहयोगी हैं, जैसे फ्रांस है, ब्रिटेन है, स्पेन है, नेटो के बाकी मेंबर्स जो है, उनसे वो कह रहा है कि आप भेजिए जहाज़ अपने, हॉर्मुज़ को खोलना है। वो मतलब अमेरिका के जो सहयोगी देश हैं, ब्रिटेन है, फ्रांस है, स्पेन है, वो लोग इनकार कर रहे हैं। हाथ उठा लिया बिल्कुल उन्होंने। स्पेन ने जो मतलब अपने अड्डों को उसने मतलब इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया। तो जो आपके सही, क्योंकि सबको लग रहा है कि इस पगला के चक्कर में हम क्यों पड़ जाएँ? है ना? ये तो पगला है। खुद तो बर्बाद होगा ही, हम लोग को भी बर्बाद कर देगा, हमारी अर्थव्यवस्था को भी बर्बाद कर देगा। तो कोई इसमें जा नहीं रहा है। तो लेकिन क्या है, जैसे आपने इतिहास में पढ़ा होगा कि हिटलर की पागलपन की वजह से पूरा द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया। हिटलर पर ऐसे ही एक पागलपन, एक जुनून सवार हो गया था, पूरी दुनिया को जीत लेने का क्या जुनून। ट्रंप अमेरिका को बर्बाद कर देगा? अगर ज़्यादा दिन रह गया, तो देख ही रहे हैं बर्बाद तो कर ही रहा है। देश के अंदर भी जो मतलब उसकी जो नीतियाँ हैं, वो बिल्कुल पागलों वाली नीतियाँ हैं। वो मतलब गरीब विरोधी है, अश्वेत विरोधी है, जो अप्रवासी लोग आते हैं इमिग्रेंट्स वो विरोधी है। वो तो बेसिकली सिर्फ़ पूँजीपतियों का दलाल है और एक बहुत मतलब सिर्फ़ एक राजनेता ही नहीं, एक बहुत घटिया और बहुत गिरा हुआ अय्याश इंसान भी है। जैसे ईरान की रणनीति है, जी, साफ साफ लग रहा है कि इस जंग को लंबा खींचने के चक्कर में, जी। और दूसरी नीति ये है कि अर्थव्यवस्था को तोड़ने के चक्कर में। वही है मतलब ठीक आपने कहा, ईरान ईरान जा रहा है कि ये युद्ध हम लंबा खींच देंगे, तो जैसे वियतनाम युद्ध में ऐसे ही अमेरिका फँस गया था। मैं दर्शकों को बता दूँ, वियतनाम युद्ध 1965 से 75 तक चला था और उसमें मतलब वियतनाम ऐसे देखें तो बहुत छोटा देश है, अमेरिका के साथ तो कोई तुलना नहीं है उसकी। लेकिन बहुत बहादुरी से वियतनाम ने लड़ाई लड़ी और वियतनाम को चीन का भी समर्थन हासिल था। तो अमेरिका बहुत बुरी तरह से फँस गया था वियतनाम में जाकर। और फिर हाल के वर्षों में आप देखिए तो ऐसे ही सोवियत यूनियन अफ़गानिस्तान में घुस के फँस गया था। तो होता क्या है, कई बार चींटी भी हाथी के सूंड में घुस जाती है ना, तो हाथी का दिमाग खराब हो जाता है।
तो वही बात है, जैसे अहंकार के साथ ट्रंप आगे बढ़ा था तो ईरान में तो उसको मतलब लेने के देने पड़ गए। एक तरह से अच्छी बात इसलिए है कि अब ट्रंप भी इसके बाद कोई और हमला करने के पहले 50 बार सोचेगा। दूसरी बात है कि उसका फंड खत्म होता जा रहा है, और याद रखना चाहिए कि ठीक है, ट्रंप तो पगला आदमी है ही, लेकिन अमेरिका में लोकतंत्र है, लोकतांत्रिक राष्ट्र है अमेरिका। तो जो अमेरिकी संसद है, जिसको कांग्रेस कहते हैं, अमेरिकी संसद से फिर उसको मांगना पड़ेगा फंड, है ना? और वो दे नहीं दे क्या होगा उसमें तो विपक्ष का भी रोल होता है, विपक्ष मना कर रही है कि हम फंड नहीं देंगे, वो पहले ही मना कर चुकी है। वही मैं कह रहा था। तो अमेरिका तो मतलब लोकतांत्रिक देश है ना, वहाँ ऐसा थोड़ा है कि जो चाहेगा ट्रंप वही करेगा। अभी देखिए न्यूयॉर्क मेयर के चुनाव में जोहरान ममदानी को इतनी गालियाँ दी थी, पेट भर के डोनाल्ड ट्रंप ने गालियाँ दी थी, पागल तक कह दिया था, और जोहरान ममदानी न्यूयॉर्क का मेयर चुना गया। इस पर ईरान के एक मंत्री ने हाल में कहा भी है कि डोनाल्ड ट्रंप न्यूयॉर्क का मेयर तो मतलब तय कर नहीं पाता है, तो ईरान का सर्वोच्च नेता कैसे तय करेगा? तो ये सब ट्रंप के साथ है, मतलब दिक्कतें हैं, और इस छोटा साढ़ को मतलब कहीं न कहीं तो झटका लगना ज़रूरी था। नेतन्याहू के बारे में कहा जाता है कि ईरान ने उस पे उसको मार दिया है। ये दावा है, लेकिन उसकी पुष्टि तो नहीं हो रही है। पुष्टि नहीं हो रही है। देखिए होता क्या है कि युद्ध में बहुत ज़्यादा मतलब ये भी इसको प्रोपेगेंडा भी कहते हैं। अब मतलब विरोधी का मनोबल तोड़ने के लिए और अपना मनोबल बढ़ाने के लिए इस तरह का प्रोपेगेंडा भी होता है। मुझे नहीं लगता कि नेतन्याहू मारा गया होगा, क्योंकि यदि मारा गया रहता तो इज़राइल में तो लोकतांत्रिक देश है, वहाँ का मीडिया भी आज़ाद है, वहाँ मजबूत विपक्ष है। तो फिर वो वहाँ का मीडिया भी इसकी पुष्टि करता, विपक्ष पुष्टि करता, बिना प्रधानमंत्री